अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, 9/11 का एक ऐसा वाक़या था जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे असरात मुरतब किए। उसका बहुत सारा नुकसान हुआ। उसके पहले की कहते हैं, आम लोग कहते हैं कि जी पहले की दुनिया कुछ और थी, बाद की दुनिया कुछ और है। एजाज़ सैयद साहब से इस हवाले से सवाल करते हैं। एजाज़ सैयद, ये बताएं कि आज 9/11 के वाक़े को इतने बरस गुजर गए हैं, आज उसकी बरसी है। उस 9/11 के वाक़े के बाद की दुनिया कैसी है और उसके क्या असरात मुरतब हुए? राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 9/11 इस साल इसलिए खामोशी से लगता है जिस तरह गुजर गया है कि जैसे क्योंकि उसकी वजह शायद ये है कि सैलाब है और दीगर क्राइसिस बहुत सारे हैं, उनमें ये बात भूल गई है, लेकिन ये क्राइसिस आज भी मौजूद है। 9/11 हुआ, 3000 अमरीकी ग्राउंड ज़ीरो पे जो ट्विन टावर्स है उसमें मारे गए, और उसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। अफ़गानिस्तान में 3 लाख लोग मरे हैं। और 20 साल बाद 28 फरवरी 2020 को अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के साथ एक मुआहदा दस्तखत किया दोहा में। इत्तफाक से मैं दोहा में मौजूद था जब ये मुआहदा दस्तखत हो रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगले साल यानी कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान जो है वो पेशकदमी करते हुए अफ़गानिस्तान आ गए। और उससे पहले अशरफ गनी की हुकूमत थी। इत्तफाक से मैं वहाँ पे भी मौजूद था उस अफ़गानिस्तान में जब ये ट्रांजिशन सारी हो रही थी। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई, लेकिन इन बिटवीन 2-3 चीज़ें हुई जिनका पाकिस्तान से बड़ा ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। एक तो ये हुआ राय साहब के पाकिस्तान में जहादी ग्रुप्स हुआ करते थे। बहुत सारी जहादी तंजीमें होती थी जो यहाँ से अफ़गानिस्तान में लड़ने जाया करती थी, और इंडिया में भी कुछ लोग जहाद किया करते थे। अमेरिका की वजह से ही ये सारे लोग पैदा हुए थे, क्योंकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़नी थी, लेकिन अमेरिका चला गया तो बाद में ये सारे लोग पैदा हो गए। तो जो जहादी ग्रुप्स थे उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो जनरल मुशर्रफ को और फ़ौज को उसका ब्रंट फेस करना पड़ा, और बल्कि एक मौके के ऊपर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि वो डबल गेम भी कर रहे हैं। लेकिन 2 जो बड़े वाक़यात हुए, एक वाक़या तो ये हुआ कि 2 मई 2011 को पाकिस्तान में एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। आज तक ये कंट्रोवर्सी मौजूद है कि उसामा बिन लादेन अगर एबटाबाद में मौजूद थे तो उनको एबटाबाद में क्या कोई पाकिस्तान की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोई छतरी दी हुई थी, या वो खुद रह रहे थे। इसके ऊपर बहुत सारा जर्नलिज्म हो रहा है, हुआ भी है माजी में, और अभी होता भी रहेगा अगर कोई नई चीज़ें, नई मालूमात आ गई। इस पे पाकिस्तान आर्मी ने भी एक इंक्वायरी की थी, एक कमीशन भी बना था जिसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। लेकिन ज़ाहिर है ये सवाल होता रहेगा, क्योंकि जो बाज़ लोग हैं वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं। हमारे फॉर्मर ISI चीफ असद दुरानी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि शायद वो हमने ही एसेट के तौर पे संभाल लिया था उसामा बिन लादेन को। तो ये कंट्रोवर्सी एक तो अभी बरकरार है। एक दूसरा वाक़या जो उसके बाद हुआ वो ये हुआ कि 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल पे पेशावर में एक बड़ा अटैक हुआ। 149 के करीब लोग मारे गए, बच्चे ज़्यादातर थे उनमें। इससे पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, यानी कि अगर मैं स्केल बताऊं या इम्पैक्ट के एतबार से बताऊं तो US एम्बेसी के करीब भी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में शुरू में एक खुदकश हमला हुआ था। शुरू में 9/11 के फौरी बाद, ये मार्च 2002 की बात कर रहा हूँ आपको। 2002 सीरीज चली, खुदकश हमलों की सीरीज चली। इत्तफाक है जो पहले जो 4 खुदकश हमले हुए थे उनके जो मास्टरमाइंड थे राय साहब, इत्तफाक से मेरी उनसे मुलाकातें रही हैं। एक आध बंदा अभी जिंदा है, बाकी 3 जो है वो तो नहीं रहे। और उनमें जो बड़ा मास्टरमाइंड था वो अफ़गानिस्तान में एक गाड़ी में वो बारूद लेके जा रहा था, तो वो फट गया, तो वो अफ़गानिस्तान में जो है इसी रास्ते में वो चला गया, मारा गया, वफात पा गया। तो ये अलग किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सुसाइड टेररिज्म तो होता रहा। 18 सितंबर 2008 को मैरियट होटल में एक बड़ा धमाका हुआ था। धमाके होते रहे, फौज के ऊपर भी अटैक होते रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों में जितने भी खुदकुश हमले हुए मैंने सब के सब मौके पे जाके कवर किए, और
हालात वो सारे मैं देखता रहूँ. सेम इज़ हेयर. तो ये सारे वाक़यात होते रहे, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक जो थिंकिंग में शिफ्ट आया वो आया 16 दिसंबर 2014 के वाक़यात के बाद. फिर हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि 2021 में तालिबान आ गए. अलकायदा के से काफ़ी हद तक जो अमेरिका ने अपने स्कोर सेटल कर लिए थे. अब कहा यह जा रहा था कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने कब्ज़ा किया तो अमेरिकी CIA के साबिक जो चीफ़ हैं उन्होंने पेनाटा, लियोन पेनाटा उनका नाम है, जिनके दौर में उसामा बिन लादेन का हंट किया गया था एबटाबाद में. तो लियोन पेनाटा ने एक इंटरव्यू किया था. उन्होंने कहा कि जी 6 माह के अंदर हम ये समझते हैं, हमारी असेसमेंट ये है कि 6 माह के अंदर अफ़गानिस्तान में जो इंटरनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक अलकायदा, ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी और वो उनके पास कैपेसिटी होगी कि वो इंटरनेशनल अटैक्स कर सके. ऐसा नहीं हुआ. अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि काबुल शहर में डॉक्टर ऐमन ज़ुवैरी जो कि अलकायदा के सरबराह थे उनको निशाना बनाया गया है. ये एक बड़ी डेवलपमेंट ज़रूर हुई है. लेकिन अमेरिका तो यहाँ से सेव निकल गया. अमेरिका के जो दुश्मन थे वो नहीं रहे, काफ़ी हद तक नहीं रहे. और अमेरिका के साथ ही मुआहदा तालिबान ने किया और ये इन राइटिंग यकीन दहानी कराई कि जी हम कोई किसी फॉरेन मुल्क के खिलाफ नहीं होने देंगे. आपको रोकूंगा. देखें, अमेरिका की वजह से पाकिस्तान उस जंग में मुलविस हुआ, पाकिस्तान ने सारा नुकसान उठाया. फिर अमेरिका उन्हीं लोगों के साथ मुआहदा करके निकल गया और उसके बाद अब पीछे वही लोग हैं. तो इस सारे मामले में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया? नहीं, मैं उसमें देखे ना, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि पाकिस्तान ने हासिल किया TTP, ये कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए. अब वो अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं. पाकिस्तान उनसे मुज़ाकरात कर रहा है. अभी राय साहब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 8 माह में, 8 माह का डाटा दे रहा हूँ, हर माह KPK के वाले से बात करूँ, KPK में इन पर्टिकुलर 35 अफराद जाँ बहक हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं. इनमें पुलिस वाले सबसे ज़्यादा, फिर इसमें मिलिट्री के लोग हैं दूसरे नंबर पर. 10-12 पुलिस वाले ये टारगेट किलिंग करते हैं या कोई उनके ऊपर अटैक होता है वो मारे जाते हैं. फिर 5-7 हमारी फ़ौज के लोग हैं वो भी मारे जाते हैं. फिर इतने 5-7-10 जो है वो हमारी जो सिविलियन आबादी है वो भी शिकार होती है. तो अभी सूरत हाल है कि KPK में बहुत बुरी सूरत हाल है. पुलिस बेचारी डर गई है क्योंकि टारगेट किलिंग उसकी हो रही है और बड़ी एक डीमोरलाइजेशन की सूरत हाल है. हमने हासिल ये किया है कि हम अपना घर ऑर्डर में नहीं ला सके. TTP ने पैदा होना था क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात ख़राब होने थे इसी मिलिटेंसी की वजह से. आपको पता है 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए उसके नतीजे में कितना बड़ा एक डिप्लोमेटिक ब्लो हुआ जिसके असरात आज भी मौजूद है. ये कुछ ना कुछ होना ही था. 9/11 के बाद आपको पता है इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ. इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कहा कि जी आप हैं इसके पीछे. उन्होंने काफ़ी केस लड़ने की कोशिश की. फिर 2008 वाले वाक़यात हुए, पाकिस्तान ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की. रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस सेंस में कबूल की कि जो मुल्ज़मान थे जिनकी शनाख्त इस्टेब्लिश हुई थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए यहाँ पे. तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान बहुत सारे क्राइसिस में से एक क्राइसिस दहशतगर्दी के क्राइसिस से भी निमट रहा है. अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और वहाँ पर बैठ के जो TTP है वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है. हमारे मुज़ाकरात उनसे नाकाम होने जा रहे हैं. नोट कर लीजिए, हमारे मुज़ाकरात उनसे नाकाम होने जा रहे हैं और उसके नतीजे में हमारी प्रिपेयर्डनेस कोई नहीं है. स्वात के अंदर जो तालिबान है उन्होंने खुद भी कहा कि हम तो पहले से मौजूद थे और कहा जा रहा है कि वो आ गए हैं, KPK के बाकी इलाकों में आ गए. तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है 9/11 की जो एनिवर्सरी के मौके पर कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात को ठीक करे, जो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट है पर्टिकुलरली जो पुलिस है उसको स्ट्रेंथन करे. जो लोग वापस आना चाहते हैं TTP के उनको लाए और जिनके ऊपर मुकदमात हैं वो उसका सामना करें.
پاکستان میں امن اسی وقت آئے گا جب تمام لوگ پاکستان کے آئین کو اور قانون کو مانیں گے. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یہ باتیں سنے گی اور پاکستان سے جو عسکری طور پر برسر پیکار لوگ ہیں وہ بھی ان باتوں کو سمجھیں گے اور تمام جو پاکستانی ہیں وہ مل کر جو پاکستان کے اندر غربت ہے اور بے روزگاری ہے ان جیسے مسائل کو حل کریں گے. بالکل ٹھیک شاہ جی. چلتے چلتے ذرا ایک دو چھوٹے سے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے جتنی گفتگو کی اس سے جو نتیجہ نکلا کہ جب روس آیا تھا تو اس وقت یہی لوگ ہمارے لیے بھی اور خود امریکہ کے لیے بھی جہادی تھے اور یعنی کہ وہ جو جہاد تھا وہ امریکی ڈالر سے فنڈڈ تھا. جب امریکہ وہاں پر آ گیا تو یہی جہادی جو نہیں ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو گئے. تو کیا ہم اتنے ہی ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اپنا کوئی ویژن نہیں ہے کہ ہم وہ ڈالر فنڈڈ جہاد ہوتا ہے اور جب ڈالر فنڈڈ نہیں ہوتے تو وہ جہاد نہیں رہتا؟ بدقسمتی ہے نا رائے صاحب. اب جو بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ پاکستان کی جو عوام ہے یا پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک ایندھن کے طور پر ہی استعمال کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ تو استعمال کریں گے کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں. سوال یہ کہ ہم استعمال ہوئے اور یہ ہمیں کس نے کیا؟ ضیاء الحق صاحب نے کیا, جنرل مشرف صاحب نے کیا. نے اپنی کتاب میں لکھا بہت. اور ٹو بی فیئر ود جنرل مشرف کی جگہ اگر نواز شریف بھی ہوتے تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتے. ان کی جگہ عمران خان بھی ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈفرینٹ فیصلہ ہوتا, بالکل یہی فیصلہ ہوتا. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہماری ڈائریکشن کیا ہے. ہماری ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں, تعلیم ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے کریں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک بڑے معروف اسکالر ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی کے وہ پروفیسر بھی رہے ہیں, پاکستان میں بعض لوگ ان کو کنٹروورشل بھی سمجھتے ہیں, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جو ہے نا کمپیریزن کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان میں اکثر اسکولوں میں جاؤں تو بچوں سے پوچھتا ہوں تم کیا بننا چاہتے ہو, تو کہتے ہیں جی ہم فوجی بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں میں انڈیا میں چلا گیا تو میں ان سے پوچھا تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں, تو کسی نے کہا آئنسٹائن بننا چاہتا ہوں, کسی نے کہا میں فلاں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں, فلاں اکانومسٹ بننا چاہتا ہوں, فلاں بزنس مین بننا چاہتا ہوں. تو دس از دا ڈفرینس کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑائی پہ یقین کریں. ہم نے سوچ لمیٹڈ کر دی. ہم نے سوچ لمیٹڈ کر دی. ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے, بزنس مین کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمیں اپنی جو ڈائریکشنز ہیں اسے ٹھیک کرنا چاہیے. جی ایک آخری سوال, یہ جو 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی جو ہمیں بدقسمتی سے فائر بیک کر گئی, اس کے یہ اثرات ہیں کہ ابھی ہم باتیں سن رہے ہیں کہ جی طالبان سوات میں ابھی بھی ایکٹیویٹ ہیں, کے پی کے کسی علاقے میں ہیں. تو ایسی بھی خبریں سننے میں آئی تھی کہ جو کے پی کی حکومت ہے اس کے کچھ لوگ بھی ان کو ایسی اطلاعات آئی تھی مبینہ طور پہ انہوں نے کو بتا دیا ہے یا وہ ان کے سامنے وہ جو کہتے ہیں سر جھکا لیتے ہیں. تو کیا ایسی کوئی خبریں ان میں کس حد تک صداقت ہے؟ رائے صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسد کیسر صاحب جو سابق اسپیکر ہیں ان کے بارے میں اطلاع ہے, عاطف صاحب جو ان کے صوبائی وزیر ہیں ان کے بارے میں, ایون جو چیف منسٹر کے پی کے ان کے بارے میں اطلاعات ہیں, اور بھی کچھ اہم شخصیات کے بارے میں اطلاعات ہیں جو اہم پوزیشنز پہ ہیں کہ وہ بھتا دیتے ہیں. اور ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ ٹی ٹی پی کو بھتا دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ پیسے دے رہے ہیں, انہیں بات یہ ہے کہ یہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر آرڈر میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا تحریک انصاف کی حکومت, اس کا جو عسکریت پسندی ہے اس کے اوپر یا ٹی ٹی پی کے اوپر کوئی واضح اور دو ٹوک موقف نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ اس حوالے سے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کے اضلاع میں اس کے اوپر تذکرہ نہیں کر رہے, وہ اپنی پولیس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. تو یہ ایشوز ہیں, ان کو براڈر لیول پہ حل کرنے کی ضرورت ہے, اور پارلیمنٹ اس کا رستہ ہے. نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی پارلیمنٹ کی وہ ہونی چاہیے, وہ اس کے اوپر حل کرے. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین آپ نے جانا ایک مختصر سے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ 9/11 کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. شاہ صاحب نے بہت خوبصورتی سے وہ خاکہ پیش کیا, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں آئندہ کوئی ایسا راستہ نکلے کہ پاکستان ایک پرامن ملک کے طور پر اور ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر سامنے آ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.